बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। सुनसान सड़क थी। मैं उस पर भागती जा रही थी। मेरे पाँव में जूता भी नहीं था। मुझे मालकिन का नौकर पीछे से पुकारे जा रहा था और कह रहा था कि मालकिन की बात मान लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगी। मालकिन की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं नफी में सर हिलाती हुई भागे जा रही थी। बस मुझे एक ही डर लग रहा था कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो उसने मुझे मालकिन के हवाले कर देना था। उसके बाद जो मालकिन मुझे बोल रही थी, अगर वो मेरे साथ ऐसा कर देती तो मैं गांव जाकर अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाती। उन्होंने मुझे मालकिन के भरोसे यहां पर भेजा था और मुझे नहीं मालूम था कि मालकिन ही मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं बहुत ज्यादा तेज तेज भागती जा रही थी। अचानक से मुझे ठोकर लगी और मैं सड़क पर गिर गई। मेरी पेशानी सड़क पर लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वो शख्स मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, मैं एकदम से उठी और फिर और ज्यादा भागने लग गई। मेरा सांस फूल चुका था। मजीद मुझ में भागने की हिम्मत नहीं थी। अचानक से सामने बहुत ज्यादा दरख्त थे। मैं जाकर दरख्त के पीछे छुप गई। वो काफी देर मुझे पुकारता रहा और उसके बाद वहां से चला गया। सुबह की रोशनी फैलने लग गई थी। मैं चलती चलती एक दरबार तक आ गई थी। वहां पर आकर मैं बैठ गई और घुटनों पर सर रख कर रोने लग गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मेरे गांव वालों को इस बारे में पता चल जाता तो न जाने वहां मेरी इज्जत क्या रह जाती। मुझे अब मालकिन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कब से मैं वहां दरबार पर बैठी हुई थी। वहां लोगों की चहल पहल होने लग गई थी, लेकिन मेरे कानों में मुसलसल मालकिन की बातें ही गूंज रही थी। मैं वहीं पर बैठी हुई थी। अचानक से मेरे पास से एक आदमी गुजरा और उसने एक रोटी मेरी गोद में रख दी। ऐसे ही लोग गुजरते गए। मेरी हालत देखकर कोई मुझे पैसे देता गया और कोई मुझे रोटी देता गया। मैं उस औरत के घर रोटी के पीछे ही गई थी, लेकिन रोटी तो मुझे ऐसे भी मिल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस यहां पर ही रहूंगी। अगर मैं वापस चली जाती और वहां गांव वालों को मेरे बारे में पता चल जाता तो उन्होंने मुझे गांव से ही निकाल देना था। और मालकिन के पास चली जाती तो उन्होंने मुझसे अपनी बात मनवा लेनी थी। मैं उनकी बात कभी नहीं मान सकती थी। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं यहां चीख चीख कर रोने लग जाऊं। वहां पर और भी मेरी जैसी लड़कियां बैठी हुई थी और उनके हुलिये मुझसे भी ज्यादा बुरे थे, लेकिन मैं अल्लाह के शुक्र कर रही थी कि उनसे ज्यादा तो अच्छी थी। कितने दिन से मैं यहां पर इसी दरबार पर रह रही थी। मैं भीख मांगने लग गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कभी मुझे गांव याद आता तो कभी मालकिन का घर। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं सोच सोच कर पागल हो जा रही थी। उसके बाद मैंने यही फैसला किया था कि मैं इसी दरबार पर रहूंगी। यहां पर भी तो जिंदगी गुजर रही है। यहां पर भी तो कितने लोग रहते हैं। मैंने अक्सर ही लोग देखे थे जो कि वहीं पर सो जाते थे। मैं भी एक दरख्त के पहलू में बैठी रहती थी। दिन भर कोई कुछ दे जाता तो खा लेती और वहीं पर सो जाती थी। एक दिन मैं वहीं पर बैठी सो रही थी। अचानक से मेरी आंख खुली, लेकिन जैसे ही सामने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ऊपर का सांस ऊपर रह गया और नीचे का नीचे रह गया। मैं खुश घूंट भर रही थी, क्योंकि सामने जो मंजर देख रही थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मंजर मुझे दोबारा देखने को मिलेगा। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 18 बरस थी। मेरी एक ही बहन थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं अपनी चची के पास रहती थी। हमारा ताल्लुक एक गांव से था और हम एक गांव में ही रहते थे। ये गांव बहुत छोटा सा था। पहले तो मैं छोटी थी, मुझे चचा के घर में खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी चची मुझे बात बात पर ताने देती और मुझे कहती कि तुम मुफ्तखोर हो, हमारे घर की बहुत मुश्किल से खर्चे पूरे होते हैं, ऊपर से तुमने तंग करके रखा हुआ है। हमें मेरी चची ने बहुत बार घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन चचा कहते कि मेरे मरहूम भाई की बेटी है, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। चचा भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते थे, बस लोगों की बातों की वजह से मुझे अपने घर में रखा हुआ था। सबके सामने तो चची भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और चचा भी, लेकिन अकेले में वो मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाते थे। घर के सारे काम मैं करती थी, मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। तो फिर एक दिन चची ने चचा से कह दिया कि क्यों ना ऐसे शहर भेज दिया जाए, वहां पर किसी कोठी में काम करेगी तो अच्छे खासे पैसे कमा कर लाएगी। चचा को तो चची की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने सोचा कि सही है, इसे शहर भेज देते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर डर कर जिंदगी गुजार रही थी। मुझे यही डर लगा रहता था कि किसी भी वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे चचा बहुत अजीब किस्म के थे। अपने बच्चों से तो वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार से बुलाया तक नहीं था। मगर आखिरकार उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली और मुझे शहर भेज दिया। मैं जिस कोठी में काम करने के लिए आई वो बहुत बड़ी थी। मैं तो आंखें फाड़े उस कोठी को ही देख रही थी। इतना बड़ा घर था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। गांव के चौधरियों का भी इतना बड़ा घर नहीं होता था।
जितना बड़ा ये घर था। मैं सोचने लगी कि न जाने इसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे। मुझे ये लग रहा था कि यहाँ ज़्यादा से लोग रहते होंगे, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ तो बस एक औरत रहती है और कभी कभी उसके बच्चे आते हैं या उसके शौहर आता है, मगर ज़्यादातर वो अकेली ही होती है। मेरी जान को कुछ सुकून आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा जालिम होगी, कोई बड़ी उम्र की होगी। लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हसीन थी। मुझे देख रही थी, कहने लगी, माशाअल्लाह, तुम तो इतनी ज़्यादा प्यारी हो। मेरी मालकिन मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी कभी वो मुझे अजीब नज़र से देखने लग जाती थी। उनका देखना मुझे खटकता था कि वो मुझे ऐसे क्यों देखती रहती है। वो मुझे अपने साथ बिठाकर कभी खाना खिलाती और कहती कि तुम भी हमारी तरह ही इंसान हो। आज मैं लॉन में बैठी पौधों को पानी दे रही थी। अचानक से एक आदमी घर में दाखिल हुआ। मैं उसको देखने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे देख रहा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो वो एकदम से आगे चला गया। मुझे उलझन हुई कि वो कौन था और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, और आज से पहले तो वो मालकिन के घर नहीं आया था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रात के वक्त जब मैं मालकिन को खाना दे रही थी तो मेरे चेहरे पर छाई उदासी देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, तुम आज कुछ परेशान सी लग रही हो। उनकी बात सुनकर मैंने सारी बात उन्हें बता दी तो वो हंस पड़ी और कहने लगी, वो मेरा भाई था, तुम्हें देखकर समझ रहा होगा कि तुम कौन हो। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया नहीं था इसी वजह से, लेकिन अब मैंने बता दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने मालकिन को कहा। वो मुझे बहुत अजीब नज़र से देख रहे थे। मालकिन एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, क्या मतलब है, तुम मेरे भाई के बारे में क्या कहना चाहती हो। मैंने तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मालकिन का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया और गुस्से से मुझे कहने लगी, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। मैं डरती हुई वहाँ से किचन की तरफ चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पहले चची के जुल्म से, उनकी बातों से मैं इतना ज़्यादा तंग थी, लेकिन अब यहाँ आकर भी मुझे यही सब कुछ सुनने को मिल रहा था। आज पहली बार मालकिन ने मुझसे इतने गुस्से में बात की थी। इतने दिनों बाद किसी ने इतने गुस्से में बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मुझे उनके भाई के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे खुद भी कुछ सोच लेना चाहिए था। वो मालिक है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मुझे क्या हक पहुँचता है कि मैं उनके बारे में ऐसी बात करूँ। मैंने सोच लिया था कि सुबह जाकर मालकिन से माफ़ी मांग लूँगी और उन्हें बोलूँगी कि मेरे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था, जैसा आपने समझ लिया है। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि वो कौन था और मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। आपने तो मेरी बात को गलत समझ लिया है। अगले दिन मैंने मालकिन से माफ़ी मांगी तो वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस किसी और बात पर गुस्सा आया हुआ था जो मैंने तुम पर निकाल दिया है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हो। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। वो मुझे कहने लगी, रात को तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो यूं ही मुझे उलझा देती थी। अब उन्हें मुझसे कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है। रात तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। उन्होंने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलावा भेजा। मैं जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो मुझे कहने लगी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरी बात मानोगी। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। न जाने वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। मैंने कहा, हाँ जी बोलें, ऐसा कौन सा काम है जो आप कहेंगी तो मैं ना करूँगी। मुझे अब डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे काम से तो नहीं निकालने वाली। अगर वो मुझे काम से निकाल देती या मुझे वापस गांव भेज देती तो फिर से चची की वही बातें शुरू हो जानी थी। फिर से चची के जुल्मों से तब मैंने बर्दाश्त करने थे। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने घर से मत निकालिएगा। मेरी बात सुनकर वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अपनी चची से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस परेशानी का मेरे पास एक इलाज है। मैं तो तुम्हें वही बताने वाली थी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, जी बताएं, आप मुझे क्या बताने वाली हैं। मैंने उनसे पूछा। अभी वो मुझे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से उनका भाई कमरे में दाखिल हो गया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। पीछे से मुझे उनके भाई की आवाज़ आ रही थी जो कि मालकिन को कह रहा था कि अब ये क्या कर रही हैं, इसे क्या कहने वाली थी। मैं जानता हूँ आप इससे क्या बात करने वाली थी। आप इस बच्ची के साथ ऐसा करेंगी। आप, मालकिन उसे गुस्से में कहने लगी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके साथ क्या करूँगी और क्या नहीं। वो इतनी भी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है और गांव से आई हुई है। गांव की लड़कियां अच्छी खासी समझदार होती हैं, वो सब कुछ जानती होगी और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ भी जाएगी, क्योंकि वो वापस गांव नहीं जाएगी। उसकी चची बहुत ज़्यादा जालिम है। अगर वो गांव चली भी जाए तो मेरे कहने पर उसकी चची कभी उसे गांव में नहीं रखेगी। इतना जलील करके निकालेगी
कि वो दोबारा यहाँ चली आएगी। इसी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात मनवा लूंगी। न जाने वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, मेरे लिए तो परेशानी बन गई थी। वो ऐसी कौन सी बात मुझसे मनवाना चाहते थे जिसकी वजह से उनका भाई उनसे झगड़ रहा था और कह रहा था कि वो छोटी है और ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गई थी और दुआएं मांग रही थी कि जो कुछ भी मालकिन के दिमाग में चल रहा है वो सब भूल जाए। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। अच्छा खासा सुकून से मैं तो उनके साथ रह रही थी, अब न जाने उन्हें अचानक से क्या हो गया था। एक दिन मैंने मालकिन को अपनी चची से गुफ्तगू करते सुना। वो कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी लड़की को वापस ना भेजूं तो इससे तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। लेकिन चची ने न जाने ऐसी कौन सी बात की कि मालकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मोबाइल एकदम से दीवार पर दे मारा। अब तो मैं उस घर में बहुत ज़्यादा डर डर कर रहने लगी थी। जब से मालकिन का भाई आया था वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। न जाने मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी और मेरे साथ क्या करना चाह रही थी। मैं कभी कभी सोचती कि मालकिन के घर से चली जाऊं, लेकिन ऐसे में जा भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। अगर गांव चली जाती तो वो मैं सुन चुकी थी कि मालकिन मेरे साथ क्या कर सकती है। आज फिर मालकिन ने मुझे कहा कि कमरे में आकर मेरी बात सुनो, लेकिन आज मैं सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में ही लेटी रही क्योंकि आज ना मैं उनके पास जाना चाहती थी और ना ही उनकी कोई बात सुनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कोई क्वार्टर का दरवाज़ा गुस्से में बजाने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, तो मेरी मालकिन की आवाज़ आई। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि आकर मेरी बात सुनना, और तुम नहीं आई। जल्दी से उठो, बाहर आकर मेरी बात सुनो। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं जानती थी कि एक दफ़ा मालकिन कहकर चली गई हैं तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे सर में दर्द तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें यूं ही जाकर महसूस करवाने लग गई कि मेरे सर में दर्द था, जिसकी वजह से मैं उनकी बात सुनने नहीं आई। वो मुझे कहने लगी, यहाँ बैठो और गौर से सुनो। कल सुबह तक का तुम्हें वक्त देती हूँ, सोच कर मुझे बताना, वरना तुम जानती हो मुझे ज़बरदस्ती करनी भी आती है। मैं तुम पर बहुत ज़्यादा एहसान कर चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारी चची के जुल्मों से बचाकर यहाँ लाई हूँ, उसके बाद तुम्हें इतनी तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने उनकी तरफ नासमझी से देखा और कहा, हाँ जी बोले, आपको मुझसे क्या काम है। लेकिन मालकिन की बात सुनकर मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेरे चेहरे का रंग उड़ने लगा था। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझे कहने लगी, क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें वापस तुम्हारी चची के पास भेज दूं? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम वापस जाओगी तो तुम्हारी चची और गांव वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए आप मुझे मजबूर और बेबस कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती जो आप मुझे करने का कह रही हैं। क्या इस बारे में चची को पता है? तो वो नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, मैं पागल हूँ जो इस बारे में तुम्हारी चची और चचा को बताऊंगी। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा लालची लोग हैं। मैं तो कभी भी उनको नहीं बताऊंगी। उन्हें बस कह दूंगी कि आपकी लड़की यहाँ से कहीं चली गई थी। अपनी मालकिन की बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप गलत कर रही हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। वो कहने लगी, चलो जाओ अपने क्वार्टर में। शाबाश, सुबह तक मुझे सोच कर बताना कि तुमने कौन से कुएं का इंतखाब करना है और कहाँ छलांग लगानी है। मुझे मालकिन की ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगी थी क्योंकि उनकी बात अंधे कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ ही थी। ना उन्हें इनकार कर सकती थी और ना ही उनकी बात से इकरार कर सकती थी। अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। परेशानी में कमरे से बाहर आ गई। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि ना मैं वापस गांव जाऊं, ना मालकिन की बात मानूं, बल्कि इस घर से कहीं दूर चली जाती हूं। इतनी दूर कि मालकिन मुझ तक ना पहुंच सके और ना ही मेरी चची मुझ तक पहुंच सके। कहीं जाकर मैं सुकून की जिंदगी गुजारती हूँ। मैंने सोच लिया था। मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में कपड़े डालने शुरू कर दिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। कपड़े डालकर जैसे ही मैं क्वार्टर से बाहर निकली, अचानक मैंने खिड़की में देखा मालकिन मुझे वहां से देख रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो जल्दी से वहां से गायब हो गई। मैं जानती थी कि अब वो मेरे पीछे आएंगी। मैं जल्दी से वहां से भागने लगी। मालकिन का नौकर मुझे काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार मैं उसके हाथों से बचकर एक दरबार पर पहुंच ही गई थी। दरबार पर रहते हुए मैं खुद को महफूज तो नहीं समझती थी, लेकिन इतना हो जाता था कि यहाँ पर ना कोई मुझ पर जुल्म करता था और ना ही मुझे कोई बात बात पर ताने देता था। कभी कभी दिल करता कि वापस चली जाऊं। न जाने मालकिन ने मेरी चची को मेरे बारे में क्या बताया होगा और मेरा चचा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इन सब बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। यही सोच सोच कर मैं जिंदगी गुजार रही थी। अक्सर रात को मुझे वहां दरबार पर अकेले बहुत डर लगता था, लेकिन जब मुझे मालकिन की बातें याद आती, उनका रवैया याद आता, तो मैं शुक्र करती कि वहां से सही सलामत बचकर निकल आई थी। मेरे लिए तो यही बहुत था जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं मालकिन की बात मान लेती और ये बात मेरे चचा चची तक पहुंच जाती तो न जाने मेरे साथ क्या होना था। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे।
मैंने अब वहां पर भीख मांगने का काम शुरू कर दिया था। भीख मांगती और रात होती ही फिर किसी ऐसी जगह पर चली जाती जहां पर कोई भी नहीं होता था। ऐसे ही मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन मैं भीख मांगते हुए एक मस्जिद तक पहुंच गई। मस्जिद के सामने बैठी मैं भीख मांग रही थी। उस दिन रात को काफी लेट मैं उस जगह से वापस आई थी। वापस आते ही मेरी आंख लग गई और मेरी आंख सुबह ही खुली थी। वहां बहुत ज्यादा शोर था। आज जुम्मे का दिन था। मैंने उठकर देखा तो अचानक ही जैसे ही मेरे सामने नजर पड़ी, मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सामने मालकिन खड़ी हुई थी और यहां वहां देख रही थी जैसे किसी की तलाश में हो। और मैं जानती थी कि वो मुझे ही तलाश करती हुई यहां तक आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे अपनी बात मनवानी थी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता। अचानक ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने अपना मुंह छुपा लिया। वो तो मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। मैं जल्दी से वहां से भागी। मुझे नहीं मालूम था कि इस वक्त मैंने कहाँ जाना है, मगर मुझे बस अपनी मालकिन से बचना था। चलते चलते मैं एक मस्जिद के पास आ गई। न जाने क्या वक्त था, वहां पर बहुत ज्यादा मर्द थे। अचानक ही मस्जिद के अंदर से एक आदमी निकला जो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही मेरी तरफ आया। पहले वो मुझे अजीब नजर से देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटा तुमने कुरान पढ़ा हुआ है? मैंने उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब जी, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। वो कहने लगा, मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम वहां आ जाना। मैं नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी कि वो कौन था और ऐसे कैसे मेरे पास आकर मुझसे बोल रहा था, लेकिन वो इतनी अच्छी बात कर रहा था कि मैं इनकार न कर सकी। ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि कोई मुझे कुरान पाक पढ़ाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं उस जगह पर आ जाऊंगी। उन्होंने मुझे एक घर का पता दिया और कहा कि इस जगह पर कल सुबह आ जाना। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उस वक्त मैं उस दरबार पर वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा हुआ था कि अगर मुझे मालकिन ने देख लिया तो क्या होगा। शायद वो मेरा पीछा कर रही हो, या उन्होंने वहां पर अपना नौकर छोड़ा हुआ हो जो मुझ पर नजर रखे हुए हो। इसी वजह से मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी। ऐसे तो मैं मालकिन से भी बच सकती थी और सारा दिन किसी के घर में भी गुजार लेती। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे भी मुझे कुरान पाक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। अगर कोई मुझे पढ़ा देता तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। अगले दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने जल्दी से वजू किया और पते पर आ गई थी। वो घर मुझे बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था। अगर उस घर में रहने वाला आदमी इतना ज्यादा बड़ा था तो उसने मुझे ही कुरान पाक पढ़ाने की बात क्यों की थी? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। उन्होंने मुझे यहां पर क्यों बुलाया था? मैं उस घर के अंदर दाखिल हुई। अचानक ही वो मेरे सामने आ गए और कहने लगे, इसी कमरे में आ जाओ। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं नफी में सर हिला रही थी। मैंने कहा, मुझे वापस जाना है, लेकिन अब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी मैं चची के सामने भी इतनी बेबस नहीं हुई थी जितनी आज हो चुकी थी। अचानक रोते हुए मैं उनके कदमों में बैठी और मैंने कहा, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इनकार के बावजूद मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका था जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे एक कमरे में लाकर बिठाया गया था। मैं उस कमरे को देख रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो चुका था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। काफी वक्त बाद मालकिन के भाई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने एक नफरत भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली। वो मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। ये सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरी बहन को इतनी ज्यादा क्यों पसंद आ गई। जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो तभी उसने सोच लिया था कि वो तुम्हें अपनी भाभी बना लेगी। इसी वजह से वो तुम्हें वापस तुम्हारी चची के पास नहीं भेजना चाहती थी। उसे मालूम था कि तुम्हारी चची एक जालिम औरत है और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो और उनकी हर बात भी मान सकती हो। वो तुम्हें पढ़ाना चाहती थी और सबसे पहले उन्होंने यही सोचा था कि वो तुम्हें कुरान मजीद की तालीम दिलवाएंगी, फिर तुम्हारी मेरे साथ शादी करेंगी। और ये बात उन्होंने तुम्हें कितनी बार कही थी, लेकिन तुम तो शादी के नाम से ही डरती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे चचा और तुम्हारी चची न जाने तुम्हारे साथ क्या कर देंगे अगर तुमने यहाँ शहर में शादी कर ली। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी थी। और जानती हो, ये सब कुछ इसी वजह से किया गया था ताकि तुम्हें इस घर में लाया जा सके। ये नहीं कि तुमसे कुरान पाक वाला झूठ बोला था, बल्कि तुम्हें मैं खुद अब कुरान पाक पढ़ाऊंगा। इस वक्त तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा मुझ पर हक है। किसी का कोई हक नहीं कि वो तुम्हारे बारे में कोई बात करे। मैं वादा करता हूँ
मैं कभी किसी को ये मौका भी नहीं दूंगा कि कोई तुम्हारे बारे में बात करे। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में अपने लिए लड़ना सीखो। तुमने अपनी सारी जिंदगी अपनी चची और चचा के नाम कर दी। उनके कहने पर तुम यहाँ लोगों के घरों में काम करने आ गई। ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जानती हो, अब तुम मेरी बीवी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे भी। ना ही मैं तुम्हें कभी तुम्हारे चचा चची के पास भेजूंगा, बल्कि उनसे आप ही खुद ही बात कर लेंगी। मैं उसकी बातें सुने जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कोई किसी का इतना ज्यादा ख्याल कैसे रख सकता है। मुझे तो यही लगता था कि सारी जिंदगी मैं यूं ही दर बदर फिरती रहूंगी। उसके बाद वो हर रोज मुझे खुद कुरान पाक पढ़ाता, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताता। इसके बाद वो मुझे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलवाने लगा। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन कभी कभी मुझे चचा चची की बहुत याद आती थी। मैं सोचती कि क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन मेरी मालकिन, जो कि अब मेरी नंद थी, उसने मुझे मना कर दिया था कि मैं तुम्हें कभी उस गांव में वापस नहीं जाने दूंगी। वहां के लोग तुम्हें अजीब निगाह से देखते थे, यतीम समझते थे। लेकिन अब ऐसी नहीं हो तुम इस घर की बहू हो। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। लेकिन चचा चची के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे। अगर वो ना होते तो माँ बाप के मरने के बाद न जाने मैं कहाँ चली जाती। मगर उन्होंने मेरे साथ गलत भी तो बहुत किया था। मुझे आमदनी का जरिया बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने मेरा साथ दिया। आपका क्या ख्याल है, मुझे एक दफ़ा उनके पास जाना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।